दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीए सेंटर में। हिंदी मेजर 1 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि रासो काव्य परंपरा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन कि रासो काव्य परंपरा की विशेषताओं का वर्णन करें। अगर आप देखें कि रासो काव्य परंपरा के बारे में पूछा जा रहा है या फिर रासो के बारे में पूछा जा रहा है, रासो काव्य के बारे में पूछा जा रहा है, सेम आंसर आप ये लिखिएगा, ठीक है। बिल्कुल नहीं सोचने का जरूरत है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि अभी का जो आप लोग का सिलेबस है सेमेस्टर 1 का, वो क्वेश्चन जो बहुत घुमा घुमा कर पूछ रहा है। जो आपका आईकेएस का इंडियन नॉलेज सिस्टम का क्वेश्चन था, हम सारा करवाए थे, इसके बावजूद बहुत सारे स्टूडेंट जो छोड़ के आ गए। क्यों? क्योंकि उन लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो जैसे आप देखेंगे कि रासो काव्य के बारे में पूछा जा रहा है, यही आंसर लिख दीजिए जो हमको बता रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जो रासो काव्य है ये कब का है, तो ये आदिकाल का है। आदिकाल में किसके बारे में बताया जाता था? वीर गाथा काल इसको कहा जाता था। और उस टाइम में युद्धों के बारे में, राजाओं की प्रशंसा के बारे में, राजा के बारे में, ठीक है, कह सकते हैं कि जो युद्ध भूमि होता है उसके बारे में बताया जाता था। तो उसी के बारे में रासो काव्य परंपरा की क्या क्या विशेषताएं ये आपको बताना है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर आप समझ पाते हैं तब चीजों को आप लिख पाएंगे, ठीक है। दोस्तों चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, हिंदी मेजर 1 का प्लेलिस्ट हम बना दिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। और कंप्लीट आप लोग को जो सिलेबस है सारा क्वेश्चन का आंसर हम करा दिए हैं एक ही वीडियो में, कह सकते हैं कि एक ही प्लेलिस्ट में सारा वीडियो हम डाल दिए। तो जाके देख लीजिएगा, अपने दोस्तों में उस प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दीजिएगा। समझते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन को कि रासो काव्य परंपरा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक छोटा सा यहाँ पर परिचय लिखा है, पहले इसको हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में विकसित रासो काव्य परंपरा वीर गाथा साहित्य की एक महत्वपूर्ण धारा है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में इसका विकास हुआ है, ठीक है, रासो काव्य का। वही कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में विकसित रासो काव्य परंपरा वीर गाथा साहित्य की एक महत्वपूर्ण धारा है। इसमें मुख्यतः राजपूत वीरों के शौर्य, पराक्रम और युद्धों का वर्णन मिलता है। ये जो रासो काव्य परंपरा है इसमें अधिकतर क्या मिलता है, तो मुख्यतः जो राजपूत है उनके वीरों के शौर्य के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में, उनके युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। यह काव्य दरबारी कवियों द्वारा अपने आश्रय तथा राजाओं की प्रशंसा के लिए लिखा गया। और ये जो काव्य है, ये जो कविता है, ठीक है, ये इन्हीं के दरबारी कवियों के द्वारा, जो भी आश्रय तथा राजा हुआ करते थे, जो भी राजा हुआ करते थे, उनके पास जो कवि रहते थे उनके द्वारा ही अपने राजाओं के प्रशंसा में सारी चीजें लिखी जाती थी, जिसमें इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। जिसमें क्या है, तो इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। मतलब जहां पर इतिहास भी है और जहां पर अपना कल्पना को भी जोड़ा गया है, उसी को बोलते हैं समन्वय। तो दोनों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। पृथ्वीराज रासो इसके प्रमुख उदाहरणों में आता है। जो पृथ्वीराज रासो है, जिसके रचनाकार कौन है, चंद्रबरदाई, ठीक है, इनके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया था। तो वही कहा जा रहा है कि पृथ्वीराज रासो इसके प्रमुख उदाहरणों में आता है, जिसके रचयिता चंद्रबरदाई माने जाते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया, तो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। फिर आके ये मत बोलिएगा कि एक नंबर वाला क्वेश्चन आपने नहीं कराया। हम जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन कराते हैं उसी में से आपका एक नंबर वाला क्वेश्चन मिल जाता है। इसलिए आप मेरा जितना भी वीडियो देखते हैं आप लोग सारा पूरा का पूरा वीडियो वॉच करिए, ठीक है, पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए, ताकि एक नंबर जो क्वेश्चन वो भी आपसे छूटे ना। रासो काव्य परंपरा की विशेषताओं को यहाँ से हम लोग देखते हैं कि रासो काव्य परंपरा की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। पहला जो विशेषता है रासो काव्य परंपरा का वो है वीर रस की प्रधानता। फिर से हम आपको बता दें कि वीर रस का मतलब है, रस का मतलब होता है फीलिंग, ठीक है, भाव, भावना। तो वीरता की भावना की प्रधानता यहाँ पर दिखाई गई, ठीक है। वीर रस की प्रधानता यहाँ पर देखने को मिलती है। रासो काव्य का सबसे प्रमुख गुण वीर रस की प्रधानता है। इन काव्यों में युद्ध, पराक्रम और साहस का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन किया गया है। ये जो काव्य है इसमें युद्धों के बारे में, पराक्रम के बारे में, साहस का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन किया गया है, जो आपका रासो काव्य परंपरा है। नायक को एक आदर्श वीर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो अपने राज्य, धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करता है। इस प्रकार के वर्णनों से पाठक के भीतर भी उत्साह और वीरता की भावना उत्पन्न होती है। तो इसमें वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। रस का मतलब होता है इमोशन, ठीक है, इमोशन। तो वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है रासो काव्य परंपरा में। दूसरा जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो है ऐतिहासिकता और कल्पना का समन्वय। जहां पर इतिहास और कल्पना दोनों का समन्वय, दोनों का जोड़ देखने को मिलता है, दोनों का मिलाप देखने को मिलता है। रासो काव्य में इतिहास और कल्पना दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। दोनों का क्या है, तो मिश्रण देखने को मिलता है। एक तरफ इतिहास होता है, दूसरी तरफ जो कवि होते हैं वो अपनी कल्पनाओं को उसमें जोड़ देते हैं, और वो जो कविता है वो बहुत ही रुचिकर हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में।
मतलब सुनने में, क्योंकि उस टाइम में लिखा नहीं जाता था, पढ़ा जाता था। ठीक है, कवि वास्तविक घटनाओं को आधार बनाकर अपनी कल्पना के माध्यम से उन्हें और अधिक रोचक एवं प्रभावशाली बना देता है। लिखा भी जाता था लेकिन बहुत ही कम लिखा जाता था। ठीक है, तो इस चीज पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो आदिकाल था, जो आदिकाल का समय था, उस टाइम में साहित्य को बहुत कम लिखा जाता था। उस टाइम में मुंह से बोला जाता था, या फिर जो लोग जो सुनते थे उसी को आगे बढ़ाते थे, सुन करके बोल करके प्रसार किया जाता था। क्योंकि थोड़ा सा समय जो अब आगे बढ़ चुका है, यहाँ पर राजा महाराजाओं के बारे में बात हो चुका है, जो राजपूत हैं, तो राजपूत के जमाने में लिखा जाता था। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि रासो काव्य में इतिहास और कल्पना दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है, क्योंकि ऐतिहासिकता और कल्पना का समन्वय यहाँ पर है। कवि वास्तविक घटनाओं को आधार बनाकर अपनी कल्पना के माध्यम से उन्हें और अधिक रोचक एवं प्रभावशाली बना देते थे। इस कारण ये काव्य पूरी तरह ऐतिहासिक ना होकर के साहित्यिक सौंदर्य से युक्त होते थे। इस कारण कहा जा रहा है कि ये जो काव्य हुआ करता था उस टाइम का, वो पूरी तरह से ऐतिहासिक नहीं होता था, बल्कि साहित्यिक सौंदर्य से युक्त होता था। ठीक है, साहित्यिक सौंदर्य से युक्त होता था, मतलब पढ़ने में, सुनने में अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें सिर्फ इतिहास नहीं होता था, बल्कि अपने से कुछ कल्पनाओं को जोड़ दिया जाता था। अगला यहाँ पर हम लोग परंपरा देखेंगे, वो है अतिशयोक्ति का प्रयोग। अतिशयोक्ति का प्रयोग, अतिशयोक्ति का मतलब है कि जितना है उससे बढ़ा चढ़ा करके। ठीक है, अतिशयोक्ति का मतलब है जैसे हम अगर 100 में से 80 नंबर लाए हैं तो हमको बता देगा कि 100 में से 100 लाया है वो लड़का। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कोई राजा अगर 4 लोगों को मारा है, 4 दुश्मनों को मारा है, तो बताया कि 80 लोगों को मार दिया, तो बढ़ा चढ़ा करके बताना। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके। इन काव्यों में वीरों की शक्ति, साहस और पराक्रम को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। ये जो काव्य है, ठीक है, इसमें जो रासो काव्य है, इसमें क्या होता था, जो वीरों की शक्ति है, जो साहस है, जो पराक्रम है, उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता था। एक योद्धा को अनेक शत्रुओं से अकेले लड़ते हुए दिखाया जाता था, और राजा को असाधारण शक्तियों से युक्त बताया जाता है। किसमें, तो रासो काव्य परंपरा में, जो रासो काव्य उसमें इन सब चीजों को दिखाया जाता है। यह अतिशयोक्ति काव्य को रोचक और प्रभावपूर्ण बनाती है। जैसे आप लोग देखते हैं मूवी में, एक हीरो रहता है, पुष्पा मूवी देखें, दांत से काट के मार देता है, गर्दन में दांत से काट लेता है, मर जाता है आदमी, तो उस तरह से दिखाता है, तो देखने में अच्छा लगता है कि यार क्या उड़ उड़ के मार रहा है, तलवार से एक ही व्यक्ति का पूरा 20 लोगों को मार देता है। तो उसी तरह से यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता था। अगला यहाँ पर हम लोग परंपरा देखेंगे, वो है राजाश्रय की भावना। राजाश्रय की भावना, ठीक है, राजाश्रय की भावना मतलब जो राजा अपने यहाँ पर श्रेय देते थे लोगों को, उसकी भावना। रासो काव्य परंपरा राजाओं के आश्रय में रचे गए हैं। जो रासो कविताएं हैं, जो काव्य हैं, वो प्रायः राजाओं के आश्रय में रचे गए हैं। कवि अपने आश्रयदाता राजा की वीरता, उदारता और महानता का गुणगान करता था, मतलब गुणगान करता है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर आप रह रहे हैं उसका गुणगान कर रहे हैं, तो इसी के लिए कहा जा रहा है कि राजश्रय की भावना। इस कारण काव्य में राजा की प्रशंसा अधिक और आलोचना बहुत कम मिलती है। आलोचना आपको उस टाइम के किसी भी साहित्य में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सब दरबारी कवि हुआ करते थे, और जिसके कारण अपने राजाओं का वो प्रशंसा करते थे। इसके कारण क्या है, तो जो दुश्मन होते थे वो भी सुनते थे, और जो आपकी प्रजा है वो भी सुनते थे, वो मोटिवेट होते थे। सो लोग, उनको भी लगता था कि हमारा जो राजा है बहुत ही मजबूत है। जिससे उस समय की दरबारी परंपरा भी पता चलता है। उस टाइम की जो दरबारी परंपरा है वो भी आपको पता चलता है कि उस टाइम में किस तरह से दरबार हुआ करते थे, दरबारी परंपरा क्या रही होंगी। क्योंकि जो लोग हैं, जो कवि है, वो अपने राजाओं की प्रशंसा में लिखते हैं, ना कि अपने राजा के अवगुणों को लिखते हैं। अगला जो यहाँ पर हम लोग इसके पॉइंट को देखेंगे, वो है लोक भाषा का प्रयोग। रासो काव्य परंपरा में लोक भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। रासो काव्य में संस्कृत की कठिन भाषा के स्थान पर लोक भाषा जैसे कि ब्रज भाषा, अपभ्रंश आदि का प्रयोग किया गया है। तो लोक भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है रासो काव्य में। भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली होती है, जिससे सामान्य जनता भी इसे आसानी से समझ सके और इसे जोड़ सके। जब किसी भी साहित्य का भाषा बिल्कुल आसान हो, सहज हो, ठीक है, तो लोग उसको अधिक पढ़ते हैं, अधिक उसको समझते हैं और समझा पाते हैं, जिसके कारण लोग उससे अधिक और जुड़ते हैं। ठीक है, तो लोक भाषा का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है रासो काव्य में। अगला जो पॉइंट है वो है वर्णात्मक और कथात्मक शैली। वर्णात्मक और कथात्मक शैली यहाँ पर देखने को मिलता है रासो काव्य में। इन काव्यों की शैली कथात्मक होती है, जिसमें घटनाओं का क्रमबद्ध और विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। जो भी घटनाएं हैं उनका क्या है, तो क्रमबद्ध और विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो काव्य है इनकी शैली कथात्मक होती है। युद्ध, यात्रा, प्रेम और संघर्ष जैसे प्रसंगों को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे काव्य में रोचकता बनी रहती है। इससे क्या है, तो काव्य में रोचकता बनी रहती है।
जो पृथ्वीराज चौहान है उनका भी प्रेम कहानी था। आपको पता होगा, जब आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, आप लोग तो कभी हमसे पढ़े नहीं, जब हम हिस्ट्री पढ़ा रहे थे सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 वालों को, वहाँ पर हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी प्रेम कहानी होता है, तो उन सब कहानियों को ये बड़े रोचक तरीके से बताते थे। सातों जहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है राष्ट्रीय एवं जातीय गौरव की भावना। क्योंकि जब राजा को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाएगा, राजा को शक्ति का, राजा के युद्ध को दिखाया जाएगा, तो इसमें राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय भावना को दिखाया जाएगा और जातीय गौरव की भावना विकसित होगी। जब राजा मजबूत रहेगा, राजा अपने इज्जत के लिए, राजा अपनी प्रजा के लिए जब लड़ जाएगा, तो उसमें राष्ट्रीय भावना दिखाई देता है। और अपने जात के लिए, अपने लोगों के लिए जब कोई लड़ता है, तो उसमें जातीय गौरव दिखाई देता है। तो राष्ट्रीय एवं जातीय गौरव की भावना यहाँ पर दिखाई देती है रासो काव्य में। रासो काव्य में अपने राज्य, जाति और देश के प्रति वर्ग की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वीर अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए युद्ध करते हैं, जिससे समाज में देशभक्ति और आत्मगौरव की भावना को बल मिलता है। अगर राजा को देखा जाएगा, जो राजा है वो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ेगा, तो वहाँ की जो प्रजा वो मुंह तो नहीं ताकेगी, वो क्या करेगी, वो भी चाहे कि हमारे दिल में बहुत भावना है अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राजा के लिए, तो हम लोग भी लड़ेंगे। तो राष्ट्रीय भावना और जो जातीय भावना वो वहाँ पर देखने को मिलता है। अगला जो इसका परंपरा है वो है छंदबद्धता और संगीतात्मकता। छंदबद्धता और संगीतात्मकता, छंदबद्धता का मतलब होता है लय, ठीक है, ताल। जैसे कि अगर एक लाइन हमको पढ़ के दिखाए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, तो ये पूरा लाइन में मिला हुआ है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। ठीक है, तो ये पूरा लगता है कि एक लाइन में बना हुआ है, लय में लगता है सुनने में। तो पहले के जो जमाने, जो पहले का आदिकाल का टाइम में रचनाएं लिखी जाती थी, जो साहित्य लिखे जाते थे, वो इसी लय में लिखा जाता था। क्योंकि उस टाइम में जो साहित्य वो बहुत ही कम लिखे जाते थे, बल्कि मुंह से बोल करके, सुना करके ज्यादा होता था। ठीक है, तो चीजों को, लाइन को, कविताओं को इस तरह से लिखा जाता था, इस तरह से लय में, ताल में लिखा जाता था कि लोगों को याद हो जाए तुरंत। आप अभी देखते होंगे कि जो आपके गांव मोहल्ले में कोई ऐसा लोग होगा जो मंत्र पढ़ता है, जो बिच्छा काट लेगा, बिच्छू काट लेता है तो मंत्र से झाड़ता है। वैसे तो नहीं करना चाहिए, हर जगह तो डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, लेकिन आप लोग देखते होंगे भूत पकड़ लेता है किसी को, तो वो मंत्र से पढ़ता है। जो मनसा पूजा होता है उसमें आप लोग देखते होंगे कि मंत्र, जो गीत गाता है, गाना गाता है, वो मंत्र की तरह होता है। तो वो कहीं पर लिखा हुआ थोड़ी, वो तो सुना हुआ चीज है। तो छंदबद्धता का मतलब होता है वही, ठीक है, जो लय में हो और लोगों को वो सुनने में पता चलता है, आसानी से सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और वो याद कर लेते हैं। तो छंदबद्धता उसमें मदद करता है। और संगीतात्मकता होता है मतलब इस तरह से गाया जाता है, मतलब जो कविता है वो गाना की तरह, संगीत की तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो रासो काव्य में आपको छंदबद्धता और संगीतात्मकता देखने को मिलता है। रासो काव्य छंदों में रचा गया होता है, जिसमें लय और संगीतात्मकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन काव्यों को गाकर या फिर सुनाकर प्रस्तुत किया जाता है, और ये सब जो काव्य हैं इनको गाकर या फिर सुनाकर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे इनका प्रभाव और भी अधिक बढ़ गया, जिससे इनका जो प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो छंदबद्धता और संगीतात्मकता यहाँ पर देखने को मिलता है आपको जो रासो काव्य है। क्योंकि उस टाइम में लिखने का काम बहुत कम हुआ करता था, बोलने का और सुनाने का काम बहुत ज्यादा हुआ करता था। ठीक है, तो ये आपका रासो काव्य का कुछ परंपरा है। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि इस प्रकार रासो काव्य परंपरा हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण धारा है, जिसमें वीरता, शौर्य और गौरव का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण मिलता है। यद्यपि इसमें कल्पना और अतिशयोक्ति का भी समावेश है। कहा जा रहा है कि भले ही इसमें क्या है तो कल्पना देखने को मिलता है, और अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा करके चीजों को देखने को मिलता है, फिर भी यह उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। फिर भी कहा जा रहा है कि उस टाइम में किस तरह से सामाजिक परिस्थिति था, किस तरह से राजनीतिक परिस्थिति था, किस तरह से सांस्कृतिक परिस्थिति उस टाइम में था, उसको समझने में आज भी मदद मिलता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। चैनल पर अगर आप लोग नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी कभी कर लीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। वीडियो को आप लोग हाइप भी कर सकते हैं, हाइप का भी सिस्टम तो आप लोग वीडियो को हाइप कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट बात की प्लेलिस्ट हम बना दिए हिस्ट्री, ये आपका हिंदी मेजर 1 का, तो आप लोग जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अपने दोस्तों में उस लिंक को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।